हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2022 तक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश विल लॉन्च पंचामृत योजना। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट अपने किसानों के लिए पंचामृत योजना लॉन्च करने वाली है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो 4 अगस्त को यूपी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की एक योजना आने वाली है जिसका नाम है पंचामृत योजना। इससे होगा क्या कि किसानों के जो आय है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस योजना के आने से, ये कहना है ऑफिशियल्स यूपी गवर्नमेंट का। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो योजना है जिसको यूपी गवर्नमेंट लाने वाली है अपने किसानों के लिए, ये यहाँ पर एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निकल मेजर्स होंगे और प्रमोशन होंगे क्रॉपिंग मेथड के, जैसे गन्ने की अच्छे से कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, आपका जो इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, जिनको हम माइनर इरिगेशन बोलते हैं, उनको कैसे हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं जिससे किसान की सेविंग हो, कम से कम खाद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस योजना के तहत किसानों को मिलेंगी जिससे उनकी आय जो है वो डबल होगी और बढ़ेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पंजाबृत योजना के लिए स्टार्टिंग में 2028 फार्मर जो हैं वो सेलेक्ट किए गए और एक तरह से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी चल रही है और फिर उसके बाद ये सभी किसानों के लिए यूपी में लॉन्च कर दी जाएगी। तो इतना आपको पता रखना है कि ये जो योजना है वो यूपी गवर्नमेंट की है, यूपी के किसानों के लिए है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और किसके लिए है ये भी मैंने आपको बता दिया है, किस पर्पज़ के लिए इस योजना को लाया जा रहा है, इतना आपको यहाँ पर पता रखना है। आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग विल टेक इंडिया द श्रीलंका वे। पालेकर, आपको पता होगा मिस्टर सुभाष पालेकर, जिनको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का फादर बोला जाता है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर पूरा फोकस अगर भारत ने कर दिया तो वो कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर सकता है। हम लोग श्रीलंका जैसा माहौल बना सकते हैं अगर हमने केवल और केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस किया। अब ये क्यों बोला है डिटेल में जान लेते हैं। तो आपको पता होगा भी यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाई है जिसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं मिस्टर संजय अग्रवाल। उन्होंने क्या किया है कि अभी नेचुरल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर बोल सकते हो दखल दिया है, हस्तक्षेप किया है कि इसको और कैसे अच्छे से किया जा सके। लेकिन उनको पता नहीं है कि केवल अगर नेचुरल फार्मिंग भारत का जो किसान है वो करने लग जाए तो कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर खाद, उर्वरक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आप यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन एक साथ डाउन होगा, फॉल होगा, जिससे क्या होगा, भूखमरी की हालत देश में पैदा हो सकती है और ऐसी कंडीशन हो जाएगी जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको उन्होंने वार्न किया है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। साइड में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, लेकिन 100% उसको ना करें, अदरवाइज श्रीलंका जैसे रिजल्ट आ सकते हैं। ये उन्होंने यहाँ पर चेतावनी एक तरह से उन्होंने दी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी भी कई बार बोलते हैं अपने भाषण में कि नेचुरल फार्मिंग पर जोर देना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देना चाहिए, लेकिन श्योरली अगर हम बात करें तो 100% अगर उन्होंने जोर दिया तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। इसलिए उन्होंने वार्न किया है कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन पूरे तरीके से नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी नेगेटिव होंगे, बुरे होंगे। इसको उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये है मिस्टर सुभाष पालेकर जी, जो कि फादर माने जाते हैं नेचुरल फार्मिंग के या फिर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर इज प्रायोरिटी फॉर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, सीएम जगन मोहन रेड्डी। तो वहाँ के जो सीएम हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर हमारी सरकार के लिए प्रायोरिटी है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फार्मर्स हैं, जो भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो हमारी प्रायोरिटी बेसिस पर हैं और उनके लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे और उनकी आय को बढ़ाने के लिए हम नई नई योजनाएं लाते रहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा
आंध्र प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके कंट्रीब्यूशन में 35% जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। और आपको पता होगा कि सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कई सारी ऐसी योजनाएं अपने किसानों के लिए ला कर दी हैं जिससे उनको फ़ायदा हुआ है। जैसे बात करेंगे वाईएसआर रायदू भरोसा योजना, पीएम किसान योजना, फ्री क्रॉप इंश्योरेंस और 9 घंटे की फ्री इरिगेशन के लिए बिजली, ये सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो किसानों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं जिससे उनकी जो आय है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो उन्होंने बोला है कि 62% पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश में ऐसी है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर फील्ड पे और उससे अपनी रोजी रोटी उनकी चल रही है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे काम किया जाए। तो ये आपको याद रखना है। आप जल्दी से कमेंट करो वाईएसआर रायदू भरोसा योजना कब लॉन्च हुई थी, किस ईयर में लॉन्च हुई थी, अगर आपको जानकारी। हमने कई बार इस योजना के बारे में अपनी वीडियोज़ में बताया है। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और इस सेशन का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस सेशन का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के करंट अफेयर सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो चंदौली टू गेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेगीज फार्मिंग। तो यहाँ पर बात हो रही है वेजिटेबल फार्मिंग के लिए चंदौली को बहुत जल्दी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाने वाला है, या बोल सकते हो कि ये जो मुहिम है वो चंदौली से स्टार्ट होगी। अब अलग अलग जोन में अलग अलग स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो यूपी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सूर्य प्रताप शाही जी, उन्होंने बोला है चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो है जिसको यूपी ईस्ट का राइस बाउल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर मेजर वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। ये यहाँ पर उन्होंने बात कही है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम लोग जो है वो फाउंडेशन रख रहे हैं चंदौली में, मतलब जो नींव रखी जा रही है इस योजना की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट से रखी जाएगी और आगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी रखी जाएगी। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सेंटर ने इसके लिए 13.67 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इसमें आपके वाराणसी और मिर्ज़ापुर के भी डिस्ट्रिक्ट रहेगी और इससे नई नई टेक्नोलॉजी वेजिटेबल और फ्रूट कल्टीवेशन के लिए हम लोग लेकर आएंगे जिससे अपना जो यूपी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में और आगे बढ़ सकेगा। आगे बात करेंगे तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर टू गिव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड। तो यहाँ पर आपको पता होगा 2 साल पहले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसके रिगार्डिंग अवार्ड्स दिए गए हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रिगार्डिंग ही इस फंड को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट था, ये जो फंड रिलीज़ किया गया था, इसका उद्देश्य था पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फसल को कटने के बाद उसको रखरखाव के लिए, उसको स्टोर करने के लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है ताकि लॉसेस कम हो। तो उस पर्पज़ के लिए ये यहाँ पर ये जो फंड है वो रिलीज़ किया गया था और ये ऑफ़र करता है मीडियम लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। एक तरह का लोन है जो लोग लोन ले सकते हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम से कम हो सकें। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 13,700 एप्लीकेशन आ चुके हैं जिससे 10,000 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो यहाँ पर मिल चुकी है लोगों को। और अभी तक बात करेंगे तो 23,000 प्लस एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, सबमिट हो चुके हैं, जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पैसा लेकर इन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस फंड के आने से जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो आसान हुई है, लोगों को क्रेडिट मिले हैं और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कम हुए हैं, ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ पर आपको याद रखना। आगे बात करेंगे तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट गोइंग टू बी बिल्ट इन एमपी। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो बिल्ट होने वाला है एमपी में। अब एमपी में किस जगह ये जान लेंगे, इसकी क्षमता क्या है ये भी जान लेंगे, कब तक हो जाएगा ये भी जान लेंगे।
तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो बिल्ट होने वाला है एमपी के खंडवा में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाना, और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम काफ़ी हैं रीजन में, एमपी में भी, उनको भी कम करना इस सोलर फ्लोटिंग पावर को लगाने का, प्लांट को लगाने का उद्देश्य है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये बिल्ट होगा खंडवा में। इससे लगभग 600 मेगावाट पावर 2022-23 तक जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए 3000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एस्टिमेट किया गया है। और ये किस डैम पर बनेगा, तो ये ओमकारेश्वर डैम पर बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। स्टेट पूछता है तो एमपी आ जाएगा, और एमपी में भी अंदर पूछता है तो खंडवा आ जाएगा। कैपेसिटी इसकी 600 मेगावाट है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए। आगे बात करेंगे तो ग्रांड अनियन चैलेंज रखा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये रखा है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इसने इसको कंडक्ट किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको कंडक्ट किया गया। इसका नाम रखा गया ग्रांड अनियन चैलेंज, ये भी आपको नाम याद रखना है। इसमें सम्मिलित हुए हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, डीन, सीनियर एकेडमिक एग्जीक्यूटिव्स, साइंटिस्ट, उसके बाद ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चरिस्ट और फूड प्रोसेसर्स, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए और इन्होंने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया, जिसका नाम था ग्रांड अनियन चैलेंज। अब ये चैलेंज क्यों रखा गया है ये भी आपको बता दें, तो इसमें कुछ नए नए आइडियाज़ दिए जाएंगे यंग प्रोफेशनल्स को, प्रोफेसर्स को, साइंटिस्ट को, ताकि वो प्रोडक्ट की डिज़ाइन और प्रोटोटाइप की ऐसी डिज़ाइन करें ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक है वो इम्प्रूव हो सके, लॉसेस कम हो सके, प्राइमरी प्रोसेसिंग को और सुधारा जाए, स्टोरेज को और बेटर किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन और अच्छे से किया जाए। अनियन के रिगार्डिंग, मतलब अनियन के रिगार्डिंग पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, मतलब उसको ज़मीन से डिग करने के, खोदने के बाद उसको लंबे समय तक कैसे हम रख सकते हैं, वो लॉस ना हो, उसकी क्वालिटी लॉस ना हो, प्रोसेसिंग उसकी अच्छे से अच्छे की जाए, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, ये सारी चीज़ों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में अनियन का लॉस ना हो, उसके लिए यहाँ पर ये चैलेंज रखा गया है जिसका नाम है ग्रांड अनियन चैलेंज। तो इसमें जितने भी यंग प्रोफेशनल, प्रोफेसर, साइंटिस्ट हैं वो अपना दिमाग लगाएंगे और प्रोटोटाइप और ऐसे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे ताकि प्याज को जो नुकसान हो रहा है फ़िलहाल में, वो प्याज का नुकसान जो है कम से कम हो सके। आगे बात करेंगे 2177 एफपीओज ऑन बोर्ड ई नाम ट्रेडिंग मॉड्यूल। तो आपको पता होगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम मॉड्यूल जो है वो एक ट्रेडिंग मॉड्यूल है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका जो अनाज है, ठीक है, उसको बाय करते हैं और सेल करते हैं। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे किसान अपने आप को रजिस्टर करता है और अपने प्रोडक्ट को सेल या बाय करता है। तो यहाँ पर 2177 एफपीओ ऑन बोर्ड आ चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर इनाम स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 लाख रुपए पर मंडी पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया, मतलब एक तरह की फंडिंग दी है। और ये भी आपको याद रखना ताकि वहाँ के जो हार्डवेयर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अच्छे से डेवलप हो सके। और आपको पता रखना है कि जो ईना मंडी हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करती हैं। और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर ऑनलाइन बिडिंग विदाउट फिजिकली ब्रिंगिंग देयर प्रोड्यूस टू दी मंडी। तो मंडी में फिजिकली आपको प्रोड्यूस नहीं लाना है, ऑनलाइन ही नीलामी होगी, सामान की बोली लगेगी और आपका जो मटेरियल है वो सेल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे 2177 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आगे बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट मैदा सूजी एक्सपोर्ट फ्रॉम अगस्त 14, 14 अगस्त के बाद से इंडिया गवर्नमेंट मैदा सूजी के एक्सपोर्ट को भी रोकने जा रही है, रेस्ट्रिक्ट करने जा रही है। डिटेल में बात करेंगे तो मंडे को अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि वो मैदा सूजी का जो एक्सपोर्ट है उसको अलाउ करेगी केवल और केवल ओनली आफ्टर एन इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल अप्रूव। अगर इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल जो अप्रूव करेगा तभी वो अलाउ करेगी एक्सपोर्ट को, अदरवाइज वो सारे एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देगी, रोक देगी 14 अगस्त के बाद से। ये आपको याद रखना है। आपको पता होगा वीट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से
बात करेंगे अप्रैल में 95,094 टन जो वीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ था, जिससे 314 करोड़ रुपए मिले थे भारत को। और अगर हम मई की बात करेंगे तो 1.02 लाख टन जो है वो मई में हुआ है, जिससे 287 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं मिले हैं भारत को। आगे बात करेंगे, देयर इज नो सेपरेट कैटेगरी फॉर आटा, मैदा एंड सूजी एज ऑल आर कैटेगराइज एज वीट। तो आपको पता रखना है कि आटा, मैदा, सूजी के लिए अलग अलग कैटेगरी नहीं है जो कोड है उसके अंडर में, तो ये इसको वीट के अंडर रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद है, मतलब वीट से ही बनता है मैदा और उससे ही सूजी बनती है, तो वीट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, इसीलिए मैदा सूजी का अलग से कोई कोड नहीं है। तो ये 14 अगस्त के बाद से इसका एक्सपोर्ट रोक दिया जाएगा, जैसे वीट का एक्सपोर्ट रोका गया है, अब वीट प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट जो है वो रोक दिया जाएगा 14 अगस्त के बाद में, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे पार्टनरशिप बिटवीन इक्रीसेट एंड आईसीएआर फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए आईसीएआर और इक्रीसेट के बीच में एक पार्टनरशिप कोलैबोरेशन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 19 से 23 तक चलेगा, 2019 से 2023 के बीच में। और यहाँ पर ये 3 रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम होगा। पहला फोकस होगा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेन लेग्यूम, दूसरा है ड्राई लैंड सीरियल्स, और तीसरा है एडप्शन एंड क्वालिटी ट्रेड। तो ये कहीं ना कहीं 3 मेन फोकस हैं जिस पर ये जो पार्टनरशिप है वो की गई है। यहाँ पर ये कोलैबोरेटिव जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्रूव करेगा बाजरा की डाइवर्सिटी को इन ड्रॉट प्रोन एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सूखा ग्रस्त इलाके रहते हैं, जहाँ पर सूखा पड़ती है, ऐसे इलाकों में बाजरा डाइवर्सिटी के लिए काम करेगा। ये कंप्लीट हो चुका है सितंबर 2021 में, कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं जिस पर भी काम चल रहा है। और आगे कहीं ना कहीं ड्राईलैंड में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोलैबोरेशन भी चल रहा है, मतलब जो ड्राईलैंड एरिया है जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए उसके लिए भी ये जो प्रोजेक्ट है वो चला है। और कहीं ना कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी ये जो पार्टनरशिप है वो की गई है। तो कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और ड्राईलैंड एरिया में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं इस एमओयू के जो बिटवीन इक्रीसेट और आईसीआर के हुआ है। अब बात करेंगे आज का स्पेशल क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, इंडिया साइंड अ एमओयू विद विच कंट्री टू री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर ये है नामीबिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब आगे अगर बात करें तो ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन है, द क्राफ्ट विलेज स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो आपको आंसर करना है अभी हाल ही में क्राफ्ट विलेज स्कीम किस यूनियन मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है, किसने आरंभ की है योजना। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो जल्दी से टाइप कीजिए अपना आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर, हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना। आज की वीडियो का टारगेट है 300 लाइक का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ ले पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप इस पूरे सेशन का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं सेकंड वीक ऑफ अगस्त के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।